Okay, so let's start. Welcome back to our third or fourth session, I guess. Today we are going to talk on India's relationship with Japan. बहुत सारी चीज़ों में we have seen हमारे relations जो अभी चल रहे हैं बाकी countries के साथ, they are leading towards a great economy rise, right? So right now, today we are specifically going to talk about Japan बिकॉज अभी हाल ही में शिंजो अबे का डेथ हुआ है और उसके बेसिस पे वी आर डीलिंग विथ सर्टन इश्यूज दैट वी नीड टू टैकल। जैसे अभी बीच में पाकिस्तान का कुछ F-16 का इशू हुआ था, सो लास्ट टाइम वी मेड अ सेशन ऑन इट और हमने देखा भी था कि कैसे वो इम्पैक्ट कर सकता था इंडिया के इकोनॉमी को या फिर इंडिया के डिफेंस को। तो right now we are going to start with one thing, that is how actually India signed with Japan. Okay, so इसके लिए आज हम सब जुड़े हुए हैं। So साथ में let's see, we have Gaurav over here, we have Sarthak, we have Vishal as well. So everyone must be knowing them now because हर कॉल पे वो मतलब हर सेशन में हमारे साथ रहते हैं। And today's highlight points they are going to share with us, they are going to discuss with us, और कुछ फ्रूटफुल आउटकम निकल के आएगा जिसपे हमें पता चलेगा कि एक्चुअली ये रिलेशनशिप कैसे वर्क करते हैं। So let's start with how India has signed agreements with Japan, and I would like to start with Gaurav. Gaurav, तुझे क्या लगता है ये सब साइन हुआ है, ये कैसे हुआ है और कब से स्टार्ट हुआ है ये सब चीजें? या सो बेसिकली एक्चुअली द फर्स्ट जो हम बोलते हैं कि इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद जो ट्रीटी साइन हुई है। तो फर्स्ट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड जापान वाज साइंड अराउंड इन 1952। तो उसमें सिनेरियो ऐसे हुआ था कि इंडिया ने सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस जो 1951 में हुआ था वो वहां पे गए नहीं थे। इंडिया बॉयकॉटेड इट एंड देन उन्होंने जापान के साथ अपना एंड इंडिया का एज अ जॉइंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट जापान के साथ ये किया था, डिस्कस किया था। एंड वो टाइम पे द फर्स्ट ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड जापान वाज साइंड एज अ पीस ट्रीटी। ठीक है। एंड ये ट्रीटी जो साइन हुआ था दैट वाज साइन बिटवीन आवर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर नोबुसुकी किशी, and who also we can say is a grandfather of Senzo Abe. तो उसके बाद काफी सारी ट्रीटी साइन हुई थी जो लेटर मतलब बोलते हैं ना इंडिया और जापान के बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करते गई। तो उसमें से कुछ ट्रीटीज आई विल से दैट दे साइन इन एग्रीमेंट ऑफ एयर सर्विस के एयर सर्विस दोनों देश में चालू होके इंडिया के लोग जापान जा सकते हैं, जापान के लोग इंडिया आ सकते हैं। देन देयर वाज अ कल्चरल एग्रीमेंट एंड आउट ऑफ दिस वन ऑफ द मेजर जो एग्रीमेंट जो एक अच्छा एग्रीमेंट साइन हुआ था दैट वाज ऑफ कॉपरेशन इन फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कि जो इंडिया एंड जापान में जो टेक्नोलॉजीज डेवलप हुई, जो कमिंग इतने साल में इतने डिकेड्स में जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई वो काफी हद तक जापान और इंडिया ने एक दूसरे के साथ शेयर की हुई है। एंड दैट हैज हेल्प बोथ द कंट्रीज टू टेक टुवर्ड्स इटसेल्फ टुवर्ड डेवलपिंग नेशंस। Rest, I would like to suggest के Sarthak, you can highlight a few agreements as well. Definitely, Gaurav, definitely. So for the upcoming is that जैसे गौरव ने मेंशन किया कि पीस ट्रीटी साइन हुई थी और और उसके बाद कई और मल्टीपल पार्टनरशिप्स और ट्रीटीज साइन हुए थे। अलोंग विद दैट ऐसा नहीं है कि जापान का इंडिया के साथ कोई रिलेशन नहीं है। पहले से ही जापान के साथ रिलेशन डेट्स बैक टू 200 to 300 BCE, wherein Japan used to exchange glass beads with इंडिया, और वो बायलैटरल ट्रेड तब से चालू हुआ है और आज भी चालू है जापान का और इंडिया का बायलैटरल ट्रेड। और वो सिर्फ सीमित नहीं है कि सिर्फ ग्लास बीड्स पर, आज तो प्रायोरिटी एरियाज जैसे कि पावर है, ट्रांसपोर्टेशन है, एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट्स भी बहुत सारे हैं। जैसे कि आपने सुना होगा कि बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट है जो मेजर है, इलाहाबाद टू मुंबई हाई स्पीड रेल वाला। सेकेंड है उन्होंने मल्टीपल
इंडस्ट्रियल जोन्स क्रिएट किए, जैसे कि दिल्ली मुंबई का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्रिएट किया है, या चेन्नई बैंगलोर का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर क्रिएट किया है। उन्होंने बहुत सारी मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किए टू इंडिया based on this overall relationship since the peace treaties and since the time Nobusuke Kishi was aligned with Jawaharlal Nehru. So these are one of the things. So I would like to add a Vishal as well on this to guide us through the timeline on how this took place and what are the significance of in these treaties in detail. बिफोर वी हैंड इट ओवर टू विशाल, मुझे एक सवाल है सार्थक से कि ग्लास बीट्स एक्चुअली होता क्या है? अच्छा, तो ग्लास बीड्स आर बेसिकली कांच के मोती होते हैं जो हम इसमें नेकलेस बनाने में यूज करते हैं या डेकोरेशन में यूज करते हैं। तो तब से बन Okay. रहे हैं, तो तभी एक दोनों कंट्रीज में वो ट्रेड शुरू रहा है, क्योंकि अब जैसे पता है कि आप हड़प्पा या इंडस वैली सिविलाइजेशन की समय से भी हम ऑर्नामेंट्स खोज रहे हैं, मिल रहे हैं हमें। तो वो बहुत पहले से है वो ग्लास बीड्स, तो वो एक कांच के मोती जैसे होते हैं वो, मतलब पैसे नहीं थे कलरफुल। बट एक्सचेंज कर रहे थे विद हाँ, सम सॉर्ट ऑफ गुड्स थिंग्स, थे, गुड्स में एक्सचेंज करे थे, बाटर करेक्ट? बाटर सिस्टम की जैसे। अच्छा, ओके, लेट्स सी क्या एग्रीमेंट साइन किए थे विशाल? ओके, जो ये मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ, जो अभी गौरव ने और सार्थक ने सब बताया कि पहले क्या हुआ था, राइट? इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिपेंडेंस के पहले ही जो भी कुछ हुआ था, जो टाइज थे जापानीज के, तो ऑलरेडी उन्होंने कवर किया है। तो मैं मेनली हाईलाइट कर रहा हूँ कि जो पीएम नरेंद्र मोदी और पीएम शिंजो आबे, ठीक है, इन्होंने जो जो एग्रीमेंट साइन किए थे वो मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले 2015 में क्या हुआ था कि डिफेंस इक्विपमेंट एंड विशाल, टेक्नोलॉजी रिलेटेड। हाँ हाँ। आई एम सॉरी टू इंटरव्यू, आई थिंक सो ओके 2015 का मेंशन करने से पहले देयर ओके इज वन एग्रीमेंट दैट वुड आई वुड लाइक टू हाईलाइट कि 2011 में जो अपने इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे वो टाइम पे, मनमोहन सिंह, हु इज आल्सो कॉल्ड एज आवर यू नो फाइनेंस के फादर काइंड ऑफ थिंग, कि उन्होंने फाइनेंस काफी अच्छे से संभाला था इंडिया का। तो उन्होंने, एंड जापानीज प्राइम मिनिस्टर जो वो टाइम पे थे 2011 में, नाओटो कान करके, उन्होंने 2011 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया हुआ था, कि ओके। जहाँ पे जो आगे के कॉरिडोर्स जो थे, इकोनॉमिक कॉरिडोर्स जो इंडिया और जापान दोनों के लिए और अच्छे से ओपन हो सके। तो ओवर टू यू विशाल, मुझे जस्ट यही मेंशन करना था, सॉरी। ओके, राइट राइट राइट, वो भी हुआ था 2011 में, जो बताया है गौरव आपने, वो भी सही है। तो एक्चुअली मैं उसकी अभी वजह से जो, ही शायद वापस 2015 से जो हाँ एग्रीमेंट्स बनाए थे वो उसी हिसाब से हाँ, बनाए गए, क्योंकि उसके पहले का जो रिलेशनशिप था वो ऑन पेपर नहीं था, ऐसे बोल सकते हैं। बिकॉज बहुत सारे एग्रीमेंट्स बने थे बट इट वाज नॉट श्योर। तो उसके बाद जब मोदी आए, आई गेस पीएम मोदी ने तब जाके कुछ रिफर्बिशमेंट्स किए, कुछ री इंस्टेटमेंट्स किए, और फिर 2015 में यस, एग्रीमेंट साइन होना चालू हुआ वापस। यस राइट, विशाल, सॉरी। यस यस, राइट राइट राइट, जो एग्रीमेंट हुए थे और जो अभी हुए लेटेस्ट में पीएम नरेंद्र मोदी और शिंजो आबे के बीच में, तो काफी आगे ले गए बाकी एग्रीमेंट के हिसाब से, आप ऐसे भी कह सकते हो। ठीक है, जैसे कि 2015 में डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के रिलेटेड एग्रीमेंट साइन हुआ था, जिसमें डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, जिसका हम जिसको सिक्योरिटी, इनहेंस इन सिक्योरिटी, ये जो करना था, मतलब सिक्योरिटी को इम्प्रूव करना था, या उसका उसके रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स है, रिसर्च है, उसका एक एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसमें ही था कि एक दूसरे को जो भी डिफेंस रिलेटेड इन्वेंट्री है वो अवेलेबल करवाना आसानी से, आसानी से, जो भी एक दूसरे देशों को लगने वाला है। ठीक है, तो ये एग्रीमेंट इसमें हुआ था। तो ये उस तरीके का था जो कि प्रोटेक्ट करेगा हर एक इन्वेंट्री तो करना है, ये सबको पता है, और इन्वेंट्री में बहुत कुछ रहता है। तो ठीक है, ये दूसरे देशों का हाथ ना लगे, तो मतलब क्लासिफाइड रहता है। तो उसका भी एक एग्रीमेंट उन्होंने साइन किया था उस वक्त। ठीक है, तो बाद में आ जाते 2016 में एग्रीमेंट हुआ था सोशल सिक्योरिटी रिलेटेड। वो एक्चुअली हुआ था 2012 में, ओरिजिनल साइनिंग 2012 हुआ था, उस टाइम हुआ था, लेकिन 2016 में आया था जो कि है। ठीक है, तो उसमें क्या था, जो
पेमेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन जो है पेमेंट का हर एक कंट्री, ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है यार, पेमेंट का क्या है 2016 का। जहाँ तक तो 2016 का है, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँ कि आप बता सकते हो उसके बारे में अच्छी तरीके से जो भी है। Yeah, विशाल, थैंक यू। सो बेसिकली वो कैसे है कि एक सोशल सिक्योरिटी का अग्रीमेंट हुआ था कि बोथ नेशंस के लिए, जैसे कि एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉयड जो लोग हो, उनके लिए एक सोशल सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे कि अपने इधर पीएफ है या ओल्ड एज के पेंशन है, तो या कोई डिसेबल्ड लोग है तो उनके लिए भी कुछ या एक फंड होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे वेलफेयर के लिए या को बहुत ऐसे कॉन्ट्रीब्यूशंस हुए थे, बहुत सारे ऐसे पेमेंट्स हुए थे खुद के कंट्री में डेवलपमेंट के लिए और दोनों कंट्रीज में डेवलपमेंट के लिए। तो वो एक मेजर अग्रीमेंट था कि दोनों कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ भी वैसे बढ़े लोगों के साथ। सो वो एक कंटेक्स्ट है विशाल। ओके, थैंक यू सार्थक। तो मैं 2017 की तरफ बढ़ता हूँ कि जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, पीसफुल यूजेस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, राइट। तो हम सबको पता है कि इंडिया कोशिश कर रहा है कि एनर्जी ग्रुप में आ जाए। अभी एनर्जी ग्रुप क्या है? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप, इस ग्रुप में आ जाए। लेकिन जो हम आ नहीं पा रहे क्योंकि कोई ना कोई कंट्री हमें अपोज कर रही है, जैसे कि चाइना हो गए, वो तो मना कर रही है। अगर आप इंडिया को ले रहे हो तो पाकिस्तान को भी ले लो, राइट। तो उसकी वजह से हमें कोई न्यूक्लियर डायरेक्टली सप्लाई नहीं कर पा रहा है, राइट। तो शिंजो अबे ने ऐसा किया था, जो उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने हर एक पॉलिटिकल पार्टी को कन्विंस किया था कि इंडिया अगर हम उनको न्यूक्लियर सप्लाई किया तो वो पीसफुली यूज करेगा उसका, और नॉन मिलिट्री यूज करेगा, और मिलिट्री ग्रुप के लिए कुछ नहीं होगा, वेपन मतलब वेपन के लिए वो यूज नहीं कर सकता। तो ऐसा एक एग्रीमेंट साइन किया था। इस सब के बावजूद भी, एनर्जी ग्रुप में होने के ना होने के बावजूद भी, इंडिया ने जापान जापान के साथ यूज यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, ये ट्रीटी साइन किया था। जिसकी वजह से जापानीज जो न्यूक्लियर न्यूक्लियर मतलब यूरेनियम वगैरह जो सप्लाई कर रहे हैं, उसकी वजह से सप्लाई कर पा रहे हैं इंडिया में, राइट। और टू यू मो, मुझे लगता है कि 2018-2021 का अगर बता सकता है तो अच्छा होगा आगे का। हाँ, थोड़ा ओवरव्यू एक्चुअली 2018 का इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आई गेस वहाँ पे 13th एनुअल समिट पे, जब अक्टूबर 2018 में एनुअल समिट जो हुआ था, तो वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भी वहाँ पे गए थे। एंड आई गेस वहाँ पे टोटल काउंट जो था वो 32 एग्रीमेंट्स, मतलब 32 एमओयू साइन हुआ था एट दैट टाइम। और वो टाइम पे 32 एग्रीमेंट साइन होने के बाद में जो ऑलरेडी जो हमने एग्रीमेंट्स पहले साइन किए थे, वो उसके आधार पे और 32 एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन किया था। बेस्ड ऑन दैट इफ वी कंसिडर, उन्होंने उसमें हमारे जितने भी इंफॉर्मेशन है, सोर्स है, उसमें ये भी लिखा गया था कि 57 जापानीज कंपनीज अनाउंस दैट दे आर गोइंग टू मेक इन्वेस्टमेंट्स इन इंडिया। स्ट्राइकिंग, राइट। सो इसके बदले में व्हाट वी डिड इज 2.5 बिलियन यूएस डॉलर समथिंग, उसमें वो इन्वेस्ट हुआ इंडिया में। एंड 15 कंपनीज अनाउंस्ड, उन्होंने मतलब इंडिया की तरफ से 15 कंपनीज ने अनाउंस किया था कि वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन जापान, राइट। सो एट दैट टाइम वो हेल्दी रिलेशनशिप और स्ट्रांग हो गया है। गैस जो मॉनेटरी, जो फाइनेंशियल, जो भी हमारा लोन वगैरह चल रहा था, ये सब हटा करके कंपनीज वर विलिंग टू एक्सचेंज इन बोथ ऑफ देम। तो ये एग्रीमेंट आई गेस 2018 में जो हुआ था, जो 32 एमओयू साइन हुए थे, आई गेस दैट वाज अ प्रीटी बिग डील फॉर इंडिया स्पेसिफिकली। एंड देन इट गोज टू जापान, क्योंकि जापान का तो हेल्दी रिलेशन बनता ही जा रहा है, बनता ही जा रहा है, जैसे हम देख रहे हैं अभी भी। सो आई गेस अभी 2018 के बाद में अगर कुछ स्पेसिफिकली हुआ रहेगा तो वो 2021 में हुआ था। सो आई गेस गौरव इस पे अच्छे से हाईलाइट कर पाएगा। सो 2021 में जो डील साइन हुआ है, दैट इज वेरी स्पेशल एंड वेरी फ्रूटफुल फॉर इंडिया एज वेल, क्योंकि ये जो एग्रीमेंट साइन हुआ था, दैट वाज बेसिकली के जो रेसिप्रोकल प्रोविजन ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज बिटवीन द सेल्फ डिफेंस फोर्सेस ऑफ जापान एंड इंडियन आर्म फोर्स। मतलब इसका अगर मैं शॉर्ट में एक मतलब निकालूं, कि जब भी इंडिया या जापान किसी को भी जरूरत पड़ेगी इन सर्टन सर्कमस्टेंसेस, they both can combine or ally together as a special armed forces, and
को कॉम्बैट मिशंस पे या फिर वॉर में या कहीं पे भी एक साथ जा सकते हैं, एक दूसरे की सर्विसेज, एक दूसरे के सप्लाईज यूज कर सकते हैं। एंड दिस विल बी अ मेजर कंसर्निंग पॉइंट फॉर चाइना एज वेल, क्योंकि चाइना का जो दो बॉर्डर है, तो एक बॉर्डर पे इंडिया है एंड दूसरे बॉर्डर पे जापान है। एंड बीच में जो आता है चाइना, एंड उसके नीचे जो आता है दैट इज आवर इंडियन ओशन। तो वो जो कॉम्पैक्ट जो चाइना पे पड़ने वाला है, दैट विल बी अ वेरी डिफरेंट, एंड आई थिंक सो उसी चीज को लेके, उसी चीज को कंसर्न करके आज हम जो देख रहे हैं कि जो एलएसी है चाइना का, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, वहां पे चाइना घुसपैठ करे जा रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है, वापस से आगे बढ़ रहा है, पीछे हट रहा है। तो ये कहीं ना कहीं चाइना के थोड़े कंसर्निंग इसमें जा रहा है। So, but this signing of deal had a great impact on both India and Japan. So, I think कि ये continuous चलता रहे। And over to you, Mohak. ओके, तो जैसे हमने देखा बहुत सारी चीजें। ओके। बट बिफोर दैट, आप इतने सारे अग्रीमेंट्स और वो सब हुए, मुझे सिर्फ एक पॉइंट ऐड करना है कि आयरॉनिकली आपको पता है क्या कि ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू, लाइक जापान और इंडिया ऑपोजिशन में थे, क्योंकि करेक्ट। इंडिया खुद ब्रिटिश रूल के अंडर था और ब्रिटिश का साथ दे रहा था, और जापान ऑपोजिशन। और इतना होकर भी 1952 के पीस ट्रीटी के बाद वी आर स्टिल सो स्ट्रांगली कनेक्टेड। Yes, yes. और इसका सिर्फ यही रीजन नहीं है कि ड्यू टू दिस ऑल दिस अग्रीमेंट्स और ये सब, बट देयर इज अ म्यूचुअल रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ कि अपना जो कल्चर है, इट इज लाइक बहुत ही ब्राइट है, मतलब वाइब्रेंट है। मतलब दोनों साइड का आप कल्चर देखोगे तो मतलब इट डेट्स वेरी वेरी लॉन्ग बैक, और एक रिस्पेक्टेड रिलीजन जैसा है कि अपने, ऐसा भी एक फैक्ट है कि 2-3 गॉड्स ऐसे जापानीज फॉर्म में भी उनके इसमें है, उनके बहुत सारे मंदिर है जापान में। तो वो भी है, हम टी शेयर करते हैं। खुद मोदी जी के कितने सारे अच्छे मोमेंट्स है जब वो टी सेरेमनी वाले या ड्रम बजाते हुए वाले, जब उन्होंने खुद विजिट किया था। तो भले ही इतने सारे आर्ग्यूमेंट्स हो, बट उन ये टाइज भले ही पॉलिटिकल लेवल पर हो, बट एक इमोशनल लेवल पर भी एक बहुत अच्छे टाइज है ड्यू टू द कल्चरल बैकग्राउंड, एंड दिस इज अ वेरी गुड थिंग फॉर बोथ इंडिया एंड जापान। सो वो एक हाईलाइट करना चाहता था मैं। कंटिन्यू मोर, थैंक्स। ये एक्चुअली सार्थक ने बहुत सही बोला, क्योंकि एट दैट टाइम जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब जगह पे विजिट कर रहे थे, सो पीपल वर नॉट गेटिंग कि ये सब क्या चल रहा है, क्योंकि यूजुअली फॉरेन अफेयर्स में ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते। तो कहीं ना कहीं ऐसे लगता था सिर्फ चाय पीने के लिए गए और वापस आए, बट जो इम्पैक्ट क्रिएट हुआ है वो बहुत ही एक्सटर्नल फैक्टर्स जो भी अफेयर्स है उस पर बहुत ज्यादा अफेक्ट होने के मतलब रीजन वी गॉट टू नो कि जितना एग्रीमेंट्स उन्होंने साइन करा के लिया या फिर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में जो भी साइन हुआ है, सो आई गेस दैट क्रिएटेड अ ग्रेट इम्पैक्ट। अगर वैसे भी देखने जाओ तो 1952 में जापान इंडिया का पीस ट्रीटी साइन हो गया था, राइट। तो वो टाइम से भी मतलब किसी को पता नहीं था आगे रिलेशन कैसे जाएगा, बट पीस ट्रीटी साइन हो गया, भले मतलब वर्ल्ड वॉर हम दोनों में ना चले, जो कि जैसे वर्ल्ड वॉर टू में चल रहा था, वापस वर्ल्ड वॉर ना हो। तो पीस ट्रीटी तो साइन हो गया था सैन फ्रांसिस्को में। जब ये तो क्लियरली जाया हो गया था, क्योंकि इंडिया ने जब सैन फ्रांसिस्को का मीटिंग अटेंड नहीं किया, तभी हम मतलब तभी जापान न्यू की दे आर गोइंग टू, मतलब इंडिया इज गोइंग टू सपोर्ट जापान, और जो भी एग्रीमेंट बनेगा एक सेपरेट बनेगा। तभी जाके यूएस का भी थोड़ा अफेयर्स जो था वो टाइम पे वो थोड़ा बिगड़ गया था इंडिया के साथ में। करेक्ट। नाउ देर आर प्लेंटी ऑफ थिंग्स वी कैन टॉक अबाउट, बट आज का जो स्पेशल सेशन ये जो रखा था रिलेशनशिप विद जापान, दैट वाज यूजुअली हाईलाइट, मतलब ऐसे हाईलाइट करने के लिए रखा गया था जो कि हमें एक स्टैंड पॉइंट से पता चले कि एक्चुअल में एग्रीमेंट्स का इम्पोर्टेंस क्या है, राइट। वी नेवर न्यू कि एग्रीमेंट्स अगर कर रहे हैं तो इंटर इंटर कंट्रीज क्यों कर रहे हैं। अगर रशिया के साथ भी अभी कुछ अफेयर्स अब हमारे जो हो रहे हैं, इफ यू लुक एट दैट स्टैंड पॉइंट, तो हम सब एग्रीमेंट के बेसिस पे चल रहे हैं। सो वी हैव अ म्यूचुअल रिलेशनशिप विद द कंट्रीज विच वी हैव एग्रीमेंट्स विद। तो पीस ट्रीटी भी बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जहां पे वर्ल्ड वॉर वापस ना हो वगैरह, ये सब चीजें हम कंसिडर कर रहे हैं। वी डोंट नो द होल इन्फॉर्मेशन, बट जो जितना भी हमने इन्फॉर्मेशन गैदर करके जापान का रिलेशन बताया है, इंडिया जापान का रिलेशनशिप,
आई गेस दैट इज मोर देन इनफ टू अंडरस्टैंड कि हम आगे कैसे बढ़ने वाले हैं। और मुझे नहीं लगता सिर्फ इतने से एग्रीमेंट से होने वाला है, देर आर मोर एग्रीमेंट्स गोइंग टू बी कमिंग इन। जितने भी मुझे लगता है और एक दो ट्रिप हो जाए पीएम नरेंद्र मोदी जी के, तो और एग्रीमेंट्स बनेंगे। सो आई गेस आज का सेशन इसी के लिए था, एंड आई वुड लाइक टू सम अप दिस सेशन एट दिस स्टैंड पॉइंट। So thank you everyone for joining. We'll definitely meet on next Sunday with you guys. Thank you very much. Signing off.